कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान की सभ्यता। मित्रों, मैं आपको बता दूँ, हम हिंदी के साथ साथ जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की अब जो है फर्स्ट पेपर को भी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेपर में साथियों जितने भी यहाँ पर राजस्थान जीके का जो भी पोर्शन है या इंडिया लेवल पर जीके का जो भी पोर्शन है वो मेरे नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा करवाने वाला हूँ और कंप्लीट आपको देखना है साथियों। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं तो निश्चित रूप से जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इनका फ़ायदा उठाइएगा साथियों। ये नोट्स कितने ही स्टूडेंट ने पढ़े हैं और सक्सेस हुए हैं, ये मैंने मेरे हाथों से लिखे हैं और इनमें जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी है, जैसे पूछा जाता है वही चीज़ इसके अंदर लिखी है साथियों। तो आप लोगों को भी विश्वास दिखाना है और इनको पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। ज़्यादा मैटर मैं इकट्ठा नहीं करता हूं और ज़्यादा मैटर ऐसा आलतू फालतू में देता भी नहीं हूं। तो बस आप विश्वास कीजिए और पढ़ते रहिए। सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड राजस्थान जीके, और जिसमें हम लोगों ने आज राजस्थान का इतिहास शुरू किया है और पूरा का पूरा ये राजस्थान की सभ्यताएं जितनी भी है सबको हम लोग बहुत जानदार और शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज लिखी हुई है, आप लोगों को भी नोट्स बनाने हैं देख करके। और इसकी पीडीएफ और टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, वहां जाकर के आप लोग ऐप को डाउनलोड करें और हिंदी की टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की आप लोग जो है साथियों वहां से आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। एक बार टेस्ट सीरीज में टाइम टेबल को देखें और उसके बाद में फिर आप लोग टेस्ट सीरीज लें। और ये पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो भी आपको ऐप ही डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप के ऊपर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर के डाउनलोड करें। चलिए साथियों, देरी नहीं करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आज के इस काम पर कि जो भी हमें करना है। देखो, राजस्थान की जो सभ्यता है, राजस्थान की सभ्यता में सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम हमने ले लिया है और माँ सरस्वती सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे। ठीक है, तो चलिए राजस्थान की सभ्यता में यहाँ पर सबसे मेन जो चीज है वो हमें क्या देखनी है। तो राजस्थान की सभ्यता साथियों, जो सभ्यताएं हमारे कोर्स में है वही पढ़नी है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखो, राजस्थान की सभ्यता प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहला जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल है। इसके बाद में जो काल आया वो ताम्रपाषाण काल आया, उसके बाद में कांस्य युग आया, उसके बाद में फिर वैदिक काल आया। तो ये एक सिस्टम है और ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य युग और फिर वैदिक काल। ठीक है, याद हो जाएगी, ऐसे की ऐसी याद रखनी है। चलिए अब आगे इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाषाण काल दिया हुआ है। पाषाण काल के अंदर आपको क्या याद रखना है? पाषाण काल में देखो, पूर्व पाषाण काल 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। जो पूर्व पाषाण काल है साथियों वो 5 लाख बीसी से यानी कि ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। फिर मध्य पाषाण काल आया, ये 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक बीसी। बीसी भी कभी कभी लिखा आ जाता है पेपर के अंदर, इसलिए याद रखना, ईस्वी पूर्व लिखा नहीं आ जाता। उत्तर पाषाण काल आया साथियों 7,000 ईस्वी पूर्व के पश्चात। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है, आपको यह भी याद रखना है। और पूर्व पाषाण काल इतने समय पर, मध्य पाषाण काल इतने समय पर, उत्तर पाषाण काल इतने समय के पश्चात, ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण काल। ठीक है साथियों, याद रखना। और इसका नाम भी इंग्लिश में भी आ जाता है कभी कभी, पैलियोलिथिक ईरा। ठीक है, ये जो है साथियों पूर्व या पूरा पाषाण काल जो है वो भानगढ़ अलवर, भानगढ़ का किला अलवर जिसको हम लोग भूतिया किला भी कहते हैं,
तो यहाँ मामला भानगढ़ अलवर, यानी कि ये पूछा जाता है कि पूर्व पाषाण काल का स्थान यहाँ पर कौन सी खोज हुई थी, कहाँ हुई थी। तो याद रखना भानगढ़ अलवर जो है ना, भूतिया किला भी जिसे हम लोग कहते हैं, ये पूरा पाषाण कालीन माना जाता है। अब साथियों, जो पूरा पाषाण कालीन जितने भी स्थान हैं उनमें से पूछा जाता है इनमें से पूरा पाषाण कालीन स्थान कौन से हैं या इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये आपको याद होने चाहिए, जो है बेराट जयपुर में, जायल डिडवाना रेड जो है टोंक में, इसके बाद में डिगरिया जयपुर में है। साथियों, ये डिगरिया वाला क्वेश्चन पूछा गया था भैया, याद रखना। डिगरिया ये कौन से पाषाण काल की है, पूरा पाषाण कालीन है। बूढ़ा पुष्कर जिसको अजमेर में है। इसके बाद में साथियों उत्तर पाषाण कालीन है, ये कौन सी है, उत्तर पाषाण कालीन है ये, ठीक है। इसके बाद में हमीरपुर भीलवाड़ा में, बेगोद उदयपुर देवली टोंक, ये सारे के सारे स्थान, ये केवल बूढ़ा पुष्कर जो है ना साथियों, ये यहाँ पर गलत लिखा है, उत्तर पाषाण कालीन में आएगा ये। तो ये याद हो जाना चाहिए, आपको याद रखना ही है, ऐसा क्या ऐसा याद रख लो। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने यहाँ पर कोई ऐसी उटपटांग चीजें नहीं भरी है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चन में वैसे ही चीजें आपको बता रहा हूं। देखो, पूरा पाषाण कालीन यहाँ पर पूछा जाता है, तो पूरा पाषाण कालीन में कौन कौन से स्थान है। तो सबसे पहले भानगढ़ अलवर जिसको भूतिया भी कहते हैं किला, बेराटगढ़ जयपुर, जायल डिडवाना रेंड टोंक, डिगरिया जयपुर में, बूढ़ा पुष्कर ये जो है उत्तर पाषाण कालीन है, मैंने बता दिया। हमीरपुर भीलवाड़ा में, बिगोद उदयपुर में, देवली टोंक में, ये सब पूरा पाषाण कालीन स्थान है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये ऐसे के ऐसे याद रखना है आप लोगों को, और नोट्स बनाने हैं रोज के रोज साथियों, पूरा 2 महीने में खत्म कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आ जाइए मध्य पाषाण कालीन। मध्य पाषाण कालीन दूसरा है। मध्य पाषाण कालीन में क्या होता है, जिसको मोसोलिथिक ईरा भी कहते हैं, मेसोलिथिक ईरा भी कहते हैं। इंग्लिश में भी याद रखना है, ठीक है। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है प्रोनाउन मेरा थोड़ा गलत हो जाए, ठीक है। बागोर भीलवाड़ा ये स्थान जो है मध्य पाषाण काल में आएगा। बागोर भीलवाड़ा, बागोर कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। तिलवाड़ा बाड़मेर में, सोनपुर सीकर में, हरसोरा, ये हरसोरा और समादा पूछा गया था भैया, ये हरसोरा और समादा किस काल से संबंधित हैं। तो यह है मध्य पाषाण कालीन, याद रखना, इसको बता देता हूं मैं। फिर विराटनगर जयपुर में पड़ता है, आलनिया ये जो है आलनिया कोटा में पड़ता है, विलासगढ़ और दर्रा जो भी कोटा में है, ये मध्य पाषाण कालीन स्थान माने जाते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। बहुत तगड़े स्थान हैं और इन चीज़ों को याद रखना, जैसे जैसे बता रहा हूँ याद रख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान कल्चर, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी से, ये सोच लेना आप लोग, ठीक है। अब आता है तीसरे नंबर पर नवपाषाण कालीन। नवपाषाण कालीन जिसको नियोलिथिक ईरा भी कहते हैं, इसमें मानव कृषि करने लग गया था, ये वाली लाइन भी पूछी गई थी। इसमें मानव क्या करने लग गया था, कृषि करने लग गया था। और ये इसमें जो स्थान है वो है चित्तौड़ में बेड़च व गंभीरी नदियों के किनारे, बनास तट पर, हमीरगढ़ पर, जहाजपुर, लूनी नदी पर, समदड़ी तथा टोंक जिले में, बनास तट पर, भरणी नामक स्थान पर, ये सब नवपाषाण कालीन स्थान माने जाते हैं। आपको फिर बता देता हूं, इस समय मानव जो है कृषि करने लग गया था और चित्तौड़ में बेड़च, गंभीरी नदियों के किनारे पर, बनास के तट पर, हमीरगढ़, जहाजपुर, लूनी नदी पर, समदड़ी तथा टोंक जिले में, बनास तट पर और भरणी नामक स्थान पर नवपाषाण कालीन जो है वहां पर पुरातत्व सभ्यता हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। देखो अब आगे की कंडीशन देख लीजिए बाप। सबसे पहले बात आती है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। और कालीबंगा सभ्यता में सबसे पहले तो ये याद रखो, कालीबंगा जो है वो किस जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा एक सभ्यता है, सबको पता है, कालीबंगा के बारे में हर बंदा पढ़ता है और हर बंदा जानता है, ठीक है। लेकिन जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है,
ये बता दो तो मैं आपको यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा जिला हनुमानगढ़ में है। इसकी खोज कब हुई थी? 1951-52 में। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने। उत्खनन करता कौन कौन थे? बीवी लाल, जिसको ब्रजवासी लाल भी कहते हैं, वह बीके थापर, जिस 1961-69 की बात कर रहे हैं, जिसको बालकृष्ण थापर पूरा नाम है इनका, याद रख लेना। उत्खनन करता कौन कौन थे? ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर, जिसको शॉर्ट में बीवी लाल या बीके थापर कहते हैं। 1961 से 1969 तक उत्खनन किया गया था, वो इनकी देखरेख में ही हुआ था। कौन सी नदी के किनारे है मित्रों? सरस्वती नदी के किनारे हैं, जिसको वर्तमान में हम लोग घग्गर नदी कहते हैं। और दृष्टि सहायक नदी थी इसकी, लेकिन आजकल इसका नाम ये भी बोला जाता है। 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन नदी मानी जाती है। ठीक है, कितने हजार वर्ष? 6000 वर्ष से भी प्राचीन नदी मानी जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दुविधा यहाँ पर आप लोगों को नहीं होगी। आगे बात करते हैं इसी क्रम में। यहाँ से 2 काल के, यानी कि 2 काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक तो है प्राक हड़प्पा कालीन और एक है हड़प्पा कालीन। हड़प्पा काल के पहले के और एक हड़प्पा काल के, 2 तरह के यहाँ पर जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो प्राक हड़प्पा कालीन है वो उस 2400 ईस्वी पूर्व की बात करेंगे, जिसको हम लोग सौती संस्कृति हम लोग कहते हैं, और यहाँ पर ग्रामीण अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो 2400 ईस्वी पूर्व की बात है, और जिसको हम लोग सौती संस्कृति हम लोग कहते हैं, और यहाँ पर ग्रामीण अवशेष प्राप्त हुए थे। प्राक हड़प्पा काल में ग्रामीण अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पर बात आती है हड़प्पा कालीन सभ्यता, जिसको 2250 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका समय रहा, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का समय जिसको माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय ये माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इसी क्रम में। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब आती है बात प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष। अब भैया प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष कौन कौन से हैं? देखो, हमने 2 भागों में बांटा है। प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष, जिसको पश्चिमी टीला, जिसको क्या है? पश्चिमी टीला, वहां पर जो है पश्चिमी टीला के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष जो पश्चिमी टीला पर प्राप्त हुए थे। अब यहां पर क्या हुआ था? मकानों में दरारें मिली हैं उस समय। जो पश्चिमी टीला वाला भाग है, प्राक हड़प्पा कालीन जो अवशेष मिले हैं, वहां पर क्या हुआ? मकानों में दरारें मिली हैं, जो भूकंप के बारे में हमें बताती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, देखो मकानों में दरारें मिली है जो हमें भूकंप के बारे में बताते हैं। कौन सी बात है? प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष माने जाते हैं। हड़प्पा कालीन तो है, लेकिन प्राक कहने के पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष। मकानों में दरारें मिली हैं जो भूकंप के बारे में बताते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, जुते हुए खेतों का साक्ष्य हमें वहां पर प्राप्त हुआ है। विश्व में प्राचीनतम माना जाता है ये। ठीक है, और 2 फसलें एक साथ बोने के साक्ष्य भी हमें मिले हैं, जिसमें चावल और सरसों की फसल वहां पर बोई जाती है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तांबे की बेल की मूर्ति मिली है, काले रंग की चूड़ियां मिली है, पत्थर का एक वहां पर सिलबट्टा भी हमें प्राप्त हुआ है। चौथे नंबर पर बात अगर हम यहां पर करते हैं, मकान कच्ची ईंटों से निर्मित भी मिले हैं। अनुपात है 1:2:3। ठीक है, मकान कच्ची ईंटों से निर्मित प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता में याद रखना, जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे, और उनका जो अनुपात था ईंट का, ये था 1:2:3 अनुपात, ये था भैया। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 5वें नंबर पर आ जाओ विशेषताओं में। प्राक हड़प्पा कालीन पढ़ रहे हैं। प्राक हड़प्पा कालीन जो है मृद भांड पर आड़ी तिरछी रेखाएं मिली हैं, खींची हुई रेखाएं मिली, जो वहां मृद भांड मिले जिस पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई मिली। इन मिट्टी के बर्तनों को 6 श्रेणियों में बांटा गया, ये याद रखना। जो मिट्टी के बर्तन थे उनको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। वो फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ तक 6 श्रेणियों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है, फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। 60 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी तब ये सब अवशेष प्राप्त हुए। कितने मीटर तक खुदाई करी? 60 मीटर तक। फिर आगे है, मृद भांडों को विभिन्न चिन्हों से अलंकृत किया गया था। जो वहां मृद भांड मिले जिनको विभिन्न चिन्हों से अलंकृत किया, और कुछ पक्की ईंटें भी वहां पर प्राप्त हुई थी।
ठीक है, कुछ ये पहले काल की बात है, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। अब दूसरा काल यहां पर आ जाता है साथियों। दूसरे काल में क्या होता है देख लीजिए। दूसरे काल में होता है, दूसरा काल है सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अवशेष। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अवशेष जो एक नगरीय या शहरी सभ्यता जिसको माना जाता है, जिसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जो एक नगरीय और शहरी सभ्यता के अवशेष हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको यहाँ पर पता लग गई होगी। अब देखते हैं, इसको भी दो भागों में बांटा गया है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता को भी कैसे बांटा गया है? सार्वजनिक महत्व की इमारतें, ये इस तरह से अगर वहां कोई इमारत होती है तो वो कैसे होती है साथियों? बीच में एक दुर्ग होता है, ये पश्चिमी भाग का एक टीला होता है। ठीक है, पश्चिमी भाग का जो टीला होता है, ये सोती संस्कृति जिसको हम लोग बात करते हैं। दुर्ग जिसको हम लोग गढ़ी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। एक सुरक्षा की दीवार होती है, ये चारों ओर जो दीवार होती है एक सुरक्षा की दीवार होती है। बीच में एक दुर्ग टाइप होता है जिसको सोती संस्कृति कहते हैं। बीच में एक जो दुर्ग होता है, गढ़ी क्षेत्र होता है जहां लोग रहते हैं। ये सुरक्षा की दीवार यहाँ पर भी होती है, परकोटा होता है, एक नगर क्षेत्र होता है और यहाँ पर लोग जो है साथियों रहते हैं। तो नगर क्षेत्र वाली बात है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चारों तरफ दुर्ग होता है, बीच में सार्वजनिक महत्व की जो इमारतें होती है उनमें बीच में दुर्ग होता है और उस दुर्ग में गढ़ी क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं, ये पश्चिमी भाग टीला होता है। ठीक है, और यहाँ पर लोग रहते हैं। एक सुरक्षा की दीवार इसके चारों ओर होती है, वो सुरक्षा की दीवार यहाँ भी होती है, इसको हम लोग परकोटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर लोग रहते हैं, ये एक नगर क्षेत्र होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जो पहले वाली बात है वहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर वृद्ध अन्नागार प्राप्त हुआ। नगर क्षेत्र में क्या प्राप्त हुआ? सड़कें पक्की ईंटों की बनी हुई थी। यहाँ पर चौपाल भी हमें प्राप्त हुई। तीसरे नंबर पर कच्ची ईंटों से निर्मित थी। चबूतरे पर 7 अग्निकुंड मिले हैं, जिसमें से एक अग्निकुंड में हिरण की अस्थियां भी मिली हैं, जो बलि प्रथा का साक्ष्य हमें देती हैं। यहाँ पर नगरीय सभ्यता में क्या हुआ? सड़कें पक्की ईंटों की बनी निर्मित हैं। एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण पर काटती है, जिसको हम लोग ग्रिड कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है अनेक बार। दूसरे नंबर पर नगर के एक भाग में पक्की सड़कें और पक्की नालियां नहीं मिली, संभवतः लकड़ी की नाली का प्रयोग ये लोग करते थे, ऐसा भी वहां देखने को मिला है। ठीक है, नगरीय सभ्यता की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है भाई, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, हो जाएगा ना। नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो, और मकान पक्की ईंटों से निर्मित मिले हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मकान 2 प्रकार की छत होती थी मकानों में। एक तो फर्श होता है और ऊपर का जो भाग होता है मकानों में, वो 1:2:4 की जो है इस तरह से कैलकुलेशन होती है मकानों के अंदर। जो फर्श का भाग है और जो ऊपर का भाग है वो 10x20x40 सेंटीमीटर, और ये सुरक्षा की दीवार हुआ करती थी मकानों के अंदर। ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें तो होने वाली नहीं है। आगे बात करेंगे, बहुत सिंपल नोट्स हैं। सामान्यतया दूसरे स्थानों पर नीचे की छत कच्ची, लेकिन कालीबंगा में नीचे की छत को पक्का किए जाने के साक्ष्य हमें मिले हैं, यानी कि अलंकृत फर्श हमें वहां पर मिला है। दूसरी बात है, बेलनाकार मोहर मिली है, सूती वस्त्र में लिपटा चांदी का उस्तरा मिला है, रोटी मिली है, बनाने का तंदूर मिला है, रोटी बनाने का तंदूर वहां पर प्राप्त हुआ है। बेलनाकार मोहर मिली, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ चांदी का एक उस्तरा मिला, रोटी बनाने का तंदूर वहां पर मिला है। दूसरी बात है साथियों, कालीबंगा में ऊंट की अस्थियां भी हमें प्राप्त हुई है। ऊंट की अस्थियां एकमात्र हमें यहीं पर प्राप्त हुई थी साथियों। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऊंट की अस्थियां भी हमें प्राप्त हो गई साहब कालीबंगा में। खतरनाक बात है यार, कालीबंगा तो कालीबंगा ही रही है भैया। आगे है, तांबे का दर्पण मिला, मिट्टी की दीवारों से लिपि एक वहां पर साक्ष्य मिले हैं। फिर आगे, बकरी खींच कर लाते हुए मनुष्य के अंकन वाला मृद भांड वहां पर हमें मिला है। कालीबंगा को स्टुअर्ड जो पिगट थे, कालीबंगा को स्टुअर्ड पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की
तीसरी राजधानी कहकर पुकारा है। याद रखना, कालीबंगा को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? स्टुवर्ट पिगट ने कहा था। ये बात आप याद रखना। और तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा जाता है? कालीबंगा को। इस मत का समर्थन जो है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया था साथियों। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहां से। आगे है, सोती संस्कृति को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? सोती संस्कृति को जानते हैं। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती भी कही जाती। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, बाजरे का साक्ष्य भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। किसमें? कालीबंगा सभ्यता में बाजरे के साक्ष्य भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुए। याद रखना तो भैया आपको ही पड़ेगा। मैं तो आपके लिए अच्छे नोट्स बनाकर आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। लिखना भी आपको है, बार बार इन नोट्स को रिवीजन करिए, चाहे वीडियो ही सुनिए, वीडियो से ही देखिए, पर आपको रिवीजन करना है। इसके बाद में है व्याघ्र यानी कि जो चीता की मोहर भी हमें मिली है। आगे है, एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद यानी कि शल्य जो चिकित्सा के प्रमाण भी हमें यहाँ पर मिले हैं। युग्मित समाधान भी मिला है। एक साथ युग्मित यानी पति पत्नी को एक साथ समाधान यानी कि एक साथ उनको रख देना। ठीक है, तो युग्मित समाधान भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आगे है, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की बस्ती का जीवन काल 400 से 500 साल रहा होगा, ऐसा इन्होंने माना है। कार्बन 14 के अनुसार बात करें तो कालीबंगा का जो समय है वो 400 से 500 साल रहा होगा। कुछ मकानों में कुएं भी मिले हैं, वहां कुआं भी मिला है, कुछ मकानों में कुआं भी हमें मिला है साथियों, ऐसा माना जाता है। ठीक है मेरे हिसाब से। और शवों को यहाँ पर बताया गया है कि जो शव थे उनको भी वहाँ गाड़ने की प्रथा जो रही होगी वो भी यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब साथियों यहाँ पर दूसरी सभ्यता आ जाती है अपनी, वो है आहाड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता आ जाती है? आहाड़ की सभ्यता आ जाती है। और आहाड़ सभ्यता आप सबको पता है उदयपुर में ही देखी गई है। समय था 2000 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व। इसको ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो खोजकर्ता थे वो अक्षय कीर्ति व्यास रहे हैं। इन्होंने 1953 में इसको खोजा था। उत्खननकर्ता जो रहे RC अग्रवाल 1954 में, जिनको रतन चंद्र अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। आहाड़ संस्कृति जिसको आहाड़ संस्कृति ग्रामीण संस्कृति रही है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है भैया। ठीक है, आगे बात करेंगे 1961-62 में VN मिश्र वो HD सांकलिया जिसको हंसमुख धीरज लाल भी कहते हैं। 1961-62 में जो उत्खननकर्ता जो रहे हैं VN मिश्र वो HD सांकलिया रहे हैं, जिनको हंसमुख धीरज लाल भी कहते हैं। नदी कौन सी रही है? आहेड़ नदी रही है। मुख्य नदी कौन सी रही है? बनास। और अंतः बनास संस्कृति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह आती है कि आहाड़ संस्कृति मुख्यतः जो है 4 जिलों में मिलती है। 4 जिलों में मिलती है आहाड़ की जो संस्कृति है, मुख्यतः 4 जिलों में। ये रहा RBUC। तो राजसमंद में साथियों खमनोर और गिलोंड में, उदयपुर में आहाड़ बालाथर और वल्लभनगर में, भीलवाड़ा में बागोर बिगोद और ओजियाना में ये संस्कृति देखने को मिली है। देखो आप 4 जिलों में इस संस्कृति को हम लोग देख रहे हैं। तो 4 जिले में आपको बता रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ में ये हमें संस्कृति देखने को मिली है। आहाड़ संस्कृति कितने जिलों में? 4 जिलों में। राजस्थान के कितने जिलों में मिली है? 4 जिलों में। राजस्थान के राजसमंद, यहाँ पर इसके बाद में भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो राजसमंद में कहाँ कहाँ? खमनोर गिलुंड में, उदयपुर आहाड़ बालाथल और वल्लभनगर में, भीलवाड़ा में बागोर बिगोद और ओजियाना में, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ में।
ठीक है, तो ये स्थान दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है ये कौन सी संस्कृति में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आहड़ संस्कृति के रहे हैं। आगे है, इस संस्कृति के लोग जो है कैसे थे, ग्रामीण थे। मैंने पहले ही बता दिया था कि आहड़ संस्कृति यानी ग्रामीण संस्कृति रही है। कृषि और पशुपालन ये किया करते थे, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कृषि और पशुपालन का यहाँ पर बोला बाला रहा। ये कृषि भी और पशुपालन दोनों ही करते थे। कृषि में गेहूं, चना, जौ, सरसों, राई, बाजरा, चावल आदि यहाँ देखने को मिले हैं। और पशुओं में भेड़, भैंस, कुत्ता, बकरी आदि यहाँ देखने। सर्वाधिक जो प्रिय पशु है आहाड़ों का वो रहा था कुत्ता। सर्वाधिक प्रिय पशु कौन सा रहा, वो कुत्ता ही रहा था साथियों, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं साथियों मैं वही बता रहा हूं जो आप लोगों को ध्यान देनी है। फिर आगे है, चाक पर मृद भांड बनाए जाते थे। जो चाक पर मृद भांड बनाए जाते थे उसका जो उत्खनन हमें प्राप्त हुआ है, देखने को मिली है चीजें, वो आहड़ संस्कृति में। इन्हें काला व लाल मृद भांड भी कहा जाता था, जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा मृद भांड बना होता था, ये भांड है भैया इस तरह से। इसमें क्या होता था, ऊपर काला रंग नीचे लाल रंग होता था, ये एक घड़ा होता था इस तरह का। ठीक है, जिसको मृद भांड कहते हैं। दूसर यानी कि चितकबरे या स्लेटी रंग की बात करते हैं, उसको दूसर कहते हैं। भूरे और लाल रंग के मृद भांड भी यहाँ देखने को मिले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। इन्हें जो है साथियों बहुत सिंपल बातें हैं, आपको ध्यान, इन्हें उल्टी तपाई विधि, इन मृद भांड को उल्टी तपाई विधि के द्वारा पकाया जाता था। जो मृद भांड थे उनको उल्टी तपाई विधि के माध्यम से ही क्या किया जाता था, तपाया जाता था और इनको पकाया जाता था। कुल मिला के बात ही स्थानीय भाषा में इन मृद भांडों को गोरे या कोठे, गोरे या कोटे ये कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है इनको क्या कहा जाता है, गोरे या कोटे। ठीक है, इन्हें अनाज भरा जाता था, इनमें ही अनाज भरा जाता था और ऐसा कहा जाता है वो अनाज सालों तक भी खराब इनके अंदर नहीं होता था। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। बहुत प्यारे नोट्स हैं भाई, पढ़ लेना, मैं सही बता रहा हूँ। कपास से परिचित थे ये लोग, कपास से भी परिचित थे आहड़ सभ्यता के लोग। आगे बात करेंगे। मकान कच्ची ईंटों के, लेकिन मकान की नींव जो है पत्थर का प्रयोग वो होता था, उसे शिष्ट पत्थर के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर शवों को गाड़ते थे, आभूषणों और खाने पीने की वस्तुएं भी उनके साथ रखते थे ये। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ रहे होंगे। यहां से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार व्यवस्था का साक्ष्य हमें देते हैं। कितने चूल्हे मिले एक साथ, 6, जो संयुक्त परिवार व्यवस्था का साक्ष्य हमें प्रदान कर रहे हैं साथियों। फिर आगे है, आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां भी हमें प्राप्त हुई हैं। आहड़ से, आहड़ सभ्यता, आहड़ से हमें तांबा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई है और ये तांबे का एक बहुत बड़ा गढ़ भी रहा है एक तरह से। ठीक है, देखो अब आगे यहाँ पर थोड़ा सा और देख लो, ज़्यादा कोई मैटर नहीं है। आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। यहाँ से ही एक यूनानी मुद्रा मिली है जिस पर अपोलो यानी कि सूर्य का देवता, यूनानी मुद्रा भी मिली है आहड़ से ही, चित्र बना हुआ है, अपोलो का चित्र बना हुआ है जिसको सूर्य का देवता कहते हैं। बैल की मृण मूर्तियां भी यहां पर प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जिसे बनासियन बुल कहा जाता है, बनासियन बुल कहा जाता है। अब बनासियन बुल कहाँ मिला है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आहड़ सभ्यता, आहड़ में ये मिला है। ठीक है, आगे है, आहड़ को आघाटपुर भी कहा जाता है। 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ को आघाटपुर के नाम से भी जानते थे, जिसको धूलकोट ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। आहड़ को आघाटपुर कहते हैं, धूलकोट और ताम्रवती नगरी भी। ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं साथियों, आहड़ सभ्यता को कहते हैं। धूलकोट कहते हैं, आघाटपुर भी कहते हैं इसको। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, याद हो जाएगी, कोई भी समस्या मेरे हिसाब से तो इसमें नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगली सभ्यता आती है मित्रों, अभी इसमें ही हम लोग चल रहे हैं और एक एक चीज हम लोग देख रहे हैं, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए।
ठीक है, आगे बात करते हैं, कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, अतः रंगाई छपाई का इन्हें ज्ञान था। आहार सभ्यता के लोगों को जो है रंगाई छपाई का भी ज्ञान था, ये भी बात आपको याद रखनी है। और वहाँ रंगाई छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं। सिर खुजलाने का यंत्र भी प्राप्त हुआ है, मनके भी प्राप्त हुए हैं, कान के आभूषण भी वहाँ प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के 27 कान के आभूषण प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बने हुए 27, ठीक है। मिट्टी की बनी नारी की मूर्तियां मिली हैं, कटोरी लोटा और तस्तारे भी मिले हैं, पूजा की थाली प्राप्त हुई है, धातु गलाने का यंत्र प्राप्त हुआ है, दीपक और मानव की आकृति और खिलौने के हमें वहाँ मिले हैं, दीपक मिले हैं और मानव की आकृति के खिलौने भी हमें वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो थोड़ा सा ये भी आप लोग ध्यान दे लीजिए। और क्या चीज़ें प्राप्त हुई है उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। और भी चीज़ें वहाँ पर प्राप्त हुई थी, देखो और भी चीज़ें जो प्राप्त हुई है मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ। और चीज़ें जो प्राप्त हुई, दीपक बता दिया, तांबे की 40 खाने वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है, चूड़ियाँ मिली है, चाकू मिले हैं, सुरमे मिले हैं, सुरमे की जो सलाई मिली है, सिलबट्टा चावल मिले हैं। और ये लोग जो थे कैसे थे, मांसाहारी थे। तो याद रखना, आहार सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। यहाँ सिलबट्टा, चावल, चूड़ियाँ, कुल्हाड़ी तांबे की, चाकू, सुरमे की सलाई और 40 तांबे की खाने भी वहाँ मिली है, दीपक और मानव के आकृति के खिलौने मिले हैं, धातु गलाने के यंत्र मिले हैं। कर धातु गलाने का काम तो वहाँ होता ही था, तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और भी चीज़ें, क्योंकि अब आती है तीसरे नंबर पर बेराट की सभ्यता। साथियों ये भी ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये भी पूछी जाती है, बेराट की सभ्यता। बेराट की सभ्यता ने कि मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर, जिसको हम लोग बेराट कहते हैं, मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर, और उसे ही क्या कहा जाता है, बेराट कहा जाता है। और किस जिले में पड़ती है, जयपुर में। नदी कौन सी है, बाणगंगा, जिसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पाषाण काल से लेकर के मौर्य काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो यहाँ पाषाण काल से लेकर के मौर्य काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस क्वेश्चन को याद रखना ही है। सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने यहाँ 1837 में अशोक का जो बाबरू का शिलालेख खोजा था, वर्तमान में कोलकाता में रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो बनता है, बाबरू का शिलालेख कहां पर, बेराट जयपुर में, जिसको विराट नगर के नाम से जाना जाता है और मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। तो सबसे पहले साथियों कैप्टन बर्ट ने 1837 में अशोक का बाबरू का शिलालेख खोजा, वर्तमान में कोलकाता में रखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। साथियों एक एक चीज जो पेपर में पूछी जाती है वही लिखी हुई है, आलतू फालतू कोई चीजें, मैं चाहूं तो मैं तुम्हें बहुत भर देता, किताबों से बहुत सारे ले लेकर इसमें भर देता और आपको लगता अरे यार ये तो ऐसे नहीं आता है। मैं फिर बता दूं आपको, आप खुद देख लेना पेपर को उठा करके, अगर इससे बाहर जाए तो। ठीक है भाई, अब आगे बात करते हैं। 1936-37 में दयाराम साहनी ने 1962-63 में नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने पुनः उत्खनन कार्य किया। याद रखना 1936-37 में तो दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य किया, 1962-63 में नील रत्न बनर्जी ने किया और कैलाश चंद दीक्षित ने किया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है उत्खनन में इनमें से कौन से नहीं थे, तो दयाराम साहनी थे, इसके बाद में नील रत्न बनर्जी थे और कैलाश नाथ दीक्षित थे। लेकिन 36-37 में एक ही थे, वो थे दयाराम साहनी, और 1962-63 में नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित दो थे। तो आप तो तीनों के नाम याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है इनमें से कौन नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे बात करते हैं, बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी आदि स्थान यहां पर हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कितनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बेराट सभ्यता में वहां पर कौन कौन से स्थान, इनमें से कौन सा नहीं मिला है खुदाई में, तो बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव की डूंगरी वहां मिली है।
कोई और एक तीसरा चौथा वो दे देगा जो वहां पर नहीं है। तो ये याद रखना भैया, बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव की डूंगरी वहां पर मिली है खुदाई में। आगे बात करते हैं, यहां से पहाड़ियों की गुफाओं से बड़ी मात्रा में आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र और पत्थरों के औजार मिले हैं। यहां से पहाड़ियों और गुफाओं से, कहां से, यहां के पहाड़ियों से और गुफाओं से जो है साथियों आदि मानव के द्वारा निर्मित शैल चित्र और पत्थरों के औजार हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। अतः पुरातत्ववेताओं ने इसे आदि मानव की चित्रशाला भी कहा था। तो ये क्वेश्चन भी आया था बहुत बार। तो आदि मानव की चित्रशाला किसे कहा गया है साथियों? पुरातत्ववेताओं के द्वारा कहा गया है। और किस सभ्यता को? आहार सभ्यता को नहीं, बेराट की सभ्यता को कहा गया है। ये गलती आप नहीं करनी है आपको, ठीक है। आगे बात करेंगे साथियों, और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं आगे। चीनी यात्री हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग लगभग 634 ईस्वी में यहां आता है। ये चीज याद रखना भैया, बेराट की सभ्यता की बात कर रहा हूं। चीनी यात्री हेनसांग कब आता है? यह भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। 634 ईस्वी में यहां आता है और बौद्ध मठों की पुष्टि करता है। तो बौद्ध मठों की पुष्टि करने वाला कौन था? बेराट की सभ्यता, हेनसांग। और कब की बात है? 634 में। और इनकी पुस्तक थी सीयू की, ठीक है। किसकी पुस्तक थी? सीयू की। साथियों जबरदस्त नोट्स हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आलतू फालतू कोई चीज भरी हुई नहीं है। दिल से पढ़ना साथियों, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अच्छा लगे तो चैनल से जरूर जुड़ना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों, और अच्छा लगे तो एक बार जरूर कमेंट कर देना मित्रों कि सर बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास राजा विराट के पास यही निकाला था, बेराट में, ठीक है। बेराट से एक कपड़े की पोटली मिली जिसमें 36 चांदी की मुद्राएं हमें मिली हैं, जिन्हें 8 पंचमार्क हैं। 36 चांदी की मुद्राएं मिली थी जिनमें 8 पंचमार्क थे, जिनमें 8 पंचमार्क थे। फिर आगे देखते हैं इसी कड़ी में, ठीक है, इसी कड़ी में फिर आगे देखते हैं साथियों। बेराट से जो चांदी की मुद्राएं मिली थी उनमें से 8 पंचमार्क थे। 28 हिंद और यवन शासकों की मुद्राएं भी मिली है। तो हिंद और यवन शासकों की कितनी मुद्राएं मिली है? 28, ठीक है। और बेराट से एक पोटली मिली थी जिसमें मुद्राएं कितनी मिली थी हमें? 36 चांदी की मुद्राएं कितनी मिली? 36। और हिंद यवन शासकों की जो मुद्राएं मिली वो 28, जिनमें से 16 मुद्राएं हिंद यवन शासकों के मिनांडर की थी। 16 मुद्राएं कितनी थी? इनमें से मिनांडर की थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं फिर बता देता हूं आप लोगों को, इसलिए घबराओ मत हो, वही चीज पढ़ो जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर यहां से संक लिपि भी हमें प्राप्त हुई है। यहां से हमें क्या प्राप्त हुई है? संक लिपि भी यहां से हमें प्राप्त हुई है। और सवाई राम सिंह के समय यहां से स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई थी, सवाई राम सिंह के समय, जिसमें संभवतया महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए। सवाई राम सिंह के समय यहां से एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई, जिसमें संभवतया ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष वहां पर हमें प्राप्त हुए थे। और अकबर ने यहां एक टकसाल भी खोली थी, अकबर ने यहां पर एक टकसाल भी खोली। और मृद भांडों में अलंकृत घड़े भी मिले हैं, पर स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र बने हुए थे। जो मृद भांड है वो अलंकृत घड़े वहां मिले और उनमें त्रिरत्न चक्र बने हुए थे, स्वास्तिक बना हुआ था तथा त्रिरत्न चक्र भी वहां पर बना हुआ था उसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बहुत जबरदस्त बातें हैं। 1872 में कार्लाइल ने दूसरे शिलालेख का यहां पर पता लगाया था, ठीक है। बर्ट ने लगाया पहले शिलालेख का, और 1872 में यह भी पूछा है भैया, 1872 में कार्लाइल ने दूसरे शिलालेख का पता लगाया। और डॉक्टर सत्य प्रकाश, जो कुछ मोहनजोदड़ो हड़प्पा को पाकिस्तान में देखकर खोया है,
उससे कहीं अधिक बेराट में मिला है। तो ये लाइन सीधी की सीधी उठा ली जाती है। जो कुछ मोहनजोदड़ो हड़प्पा को पाकिस्तान में देकर खोया है उससे कहीं अधिक बेराट में मिला है, ये किसने कहा था? तो डॉक्टर सत्य प्रकाश जी के द्वारा ये कहा गया था। और ये इसको ऐसा का ऐसा दे करके पूछ लिया जाता है, जो आपको याद रखनी है। ये लाइन याद रख लेना, ये पूछ ली जाती है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों के लिए, समस्या है। फिर कहोगे कि सर ये कहाँ से उठ करके आ गई। ऐसा नहीं होता है, कहीं से उठ के नहीं आती ये चीजें, ठीक है ना, लिखी हुई होती है। चौथे नंबर की सभ्यता पर बात कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। तो गणेश्वर की सभ्यता जो कहां पड़ती है? सीकर में। गणेश्वर की सभ्यता सीकर में है, कांतली नदी के किनारे पड़ती है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इसको कहा जाता है। सीधा सीधा, कोई लाग लपेट नहीं, सीधी सीधी चीजें, जैसा क्वेश्चन बने वैसे ही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। आलतू फालतू कोई लाग लपेट वाली चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। आप खुद भी समझदार हो, आपको खुद को भी लग रहा होगा कि नहीं बढ़िया चीजें हैं, बढ़िया चीजें ही पढ़नी चाहिए, ठीक है भाई। तो कांतले नदी के किनारे गणेश्वर की सभ्यता सीकर में, जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता के जननी कहा जाता है। और समय लगभग जो इसका रहा है वो 3000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व का इसका समय रहा है। 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज करी और 78-79 में जो है थी जे कुमार ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। आगे है तांबा परिशोधन कारखाना यहां हमें प्राप्त हुआ था। तांबा परिशोधन कारखाना भी यहां हमें देखने को मिला है। ताम्रयुगीन सभ्यता है तो मिलेगा ही सही भाई, ठीक है ना भाई। तो ये याद रखना, 1978-79 में विजय कुमार ने इसकी खोज करी और 77 में रतन चंद्र अग्रवाल ने करी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का कांटा यहां प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन आता है, ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का कांटा कहां पर प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन आता है गणेश्वर की सभ्यता सीकर से। मकान यहां कच्चे थे लेकिन नींव में पत्थर थे, ठीक है। यहां के लोग मध्य एशिया पश्चिमी देशों में तांबे का व्यापार करते थे। यहाँ के लोग जो है साथियों याद रखना, यहाँ के लोग जो है मध्य एशिया और पश्चिमी देशों में तांबे का व्यापार करते थे। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है इसको इस वजह से, ठीक है। याद हो जाएगा, कोई दो राय इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ के लोग तो भारी थे भैया, व्यापार भी बड़ी बड़ी जगह पे किया करते थे। आगे है, यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों में पात्रों में 99% तांबा होता था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ कितने % तांबा होता था, यहाँ के तांबे कितना %। तो उपकरणों में पात्रों में 99% तांबा होता था। यहां प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को क्रिप्स वर्णी कहा जाता है। ये याद रखना भैया। मृद पात्र कहते हैं जिन्हें काले और नीले रंग से सजाते थे। यहां से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबा कहां से भेजा जाता था? गणेश्वर की सभ्यता सीकर से, ठीक है। लास्ट सभ्यता बची है बालाथल की सभ्यता उदयपुर में। ताम्र पाषाणकालीन हड़प्पा सभ्यता जिसको माना जाता है, इसका उत्खनन VN मिश्र ने किया था। तो बालाथल की सभ्यता कहां पर? उदयपुर में। एक ताम्र पाषाणकालीन या हड़प्पा कालीन सभ्यता इसको कहा जाता है और इसका उत्खनन VN मिश्र के द्वारा किया गया था। तो साथियों सेकंड ग्रेड में जितने भी सभ्यताएं हैं, फर्स्ट ग्रेड में जितनी भी सभ्यताएं हैं, वही केवल हम लोगों ने पढ़ी है और उनमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़ा है। जो मैंने पढ़ाया है ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो साथियों अगली क्लास जो भी हमारी आएगी उस क्लास के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। 1857 की क्रांति नहीं पढ़नी है, हमें पढ़ना है यहां पर गुर्जर प्रतिहार को हम लोग शुरू करेंगे अब, क्योंकि एक सिस्टम से ही चलेंगे भाई, ज्यादा आलतू फालतू चीजें हमें नहीं पढ़नी। गुर्जर प्रतिहार है हमारे सिलेबस में, तो वहीं से शुरू करेंगे अगली क्लास। तो साथियों राजस्थान की सभ्यताएं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में हैं, जितनी है उतनी हम लोगों ने पढ़ी है। वैसे तो बहुत सारी सभ्यताएं हैं, हम लोग उनको भी पढ़ सकते थे लेकिन हमने वो नहीं किया,
ठीक है, तो जितनी सभ्यता है उतनी पढ़ी, मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा और नोट्स आप जरूर बनाइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।